फाइनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं फ्रांस को लेकर आई एक बहुत बड़ी रिपोर्ट के बारे में। भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से फाइनली वो काम कर दिया गया है जो कि अब जेट इंजन की तलाश को खत्म करने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्ट्रांगली रेकमेंड किया है कि फ्रांस के साथ जो कोलैबोरेशन है, जिसके अंतर्गत नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट इंजन बनाए जाने हैं, इनको आगे बढ़ाया जाए। और अगर ये डिसीजन वास्तविकता का रूप ले लेता है, जो कि इकोनॉमिक्स टाइम की तरफ से क्लेम किया जा रहा है, तो ये भारत के एरोस्पेस सेक्टर के लिए एक मेजर ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि भारत का ये एक एम्बिशियस प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत हम फाइटर जेट इंजन को विकसित करने वाले हैं। और यह न सिर्फ हमारे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को पावर करेगा, बल्कि इसकी सहायता से जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जैसे प्रोग्राम है, इनको भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से लेकर स्टेट ऑफ द आर्ट जो फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ प्रपोज करी गई है। आपको बता दें कि इस इनिशिएटिव के अंतर्गत एक एडवांस इंजन टेक्नोलॉजी भारत आएगी, जहाँ पर हमें स्टेट ऑफ द आर्ट डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ मिलेंगी और कटिंग एज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का नॉलेज भी भारत को ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि अभी हम एम का इंजन बना रहे हैं, आने वाले भविष्य में हम इससे ऊपर के जो वेरिएंट है ये भी बना सकते हैं। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि जो रिकमेंडेशन है, इसमें जो आगे चल के जितने भी स्टेक होल्डर्स होने वाले हैं एयरस्पेस सेक्टर के, उन सबका फीडबैक लिया जाएगा और उसके बाद जो आगे का प्रपोजल है वो देखने को मिलेगा। अब अगर हम फ्रेंच कोलैबोरेशन की बात करें तो ये भारत के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर अगर हम बात करें इंजन टेक्नोलॉजी की, क्योंकि भारत ऑलरेडी इंजन को बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हमें कुछ ड्राई कावेरी के बाद कोई बड़ी मेजर सक्सेस देखने को नहीं मिली है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हमारे ये जो तलाश थी लंबी, वो पूरी होने वाली है। तकरीबन ये 7.6 बिलियन डॉलर्स की ये जो डील है वो होने वाली है, या 7.08 बिलियन डॉलर्स की जो डील है वो देखने को मिलेगी, जिसके अंतर्गत 120 किलोटन का इंजन को डेवलप किया जाएगा। अब ये जो इंजन कोलैबोरेशन है, इसमें हमें प्राइवेट सेक्टर की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिलने वाली है। हमने आपको पूर्व में बताया है कि इंजन प्रोग्राम काफ़ी बड़ा है और इसके जो रिजल्ट्स हैं ये भी भारत के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तकरीबन 7 स्क्वाड्रन इनिशियल प्लान की जा रही हैं। हालांकि रिपोर्ट्स में ये भी इंगित किया गया है कि जो एम का मार्क 1 है, इसकी 2 अतिरिक्त स्क्वाड्रन को कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन जो मेन हमें ये डेवलपमेंट देखने को मिलेगा इंजन के क्षेत्र में, ये हमें देखने को मिलेगा एम का मार्क 2 में, जो कि 120 किलोटन के इंजन से पावर्ड होगा। और आगे आने वाले दशक में हमें तकरीबन 250 ऐसे इंजन जो है वो बनते दिखाई पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के रोल्स रॉयस और सैफरान के बीच में जो कंपटीशन है, अगर हम करंट सिनेरियो को देखें तो इसमें सैफरान ने एक बड़ी जो बढ़त है वो बना ली है। लेकिन भारत के लिए ये भी समझना इंपॉर्टेंट होगा कि सिर्फ डील साइन करने से कुछ नहीं होगा, हमें एडवांस फैसिलिटीज़ भी चाहिए होंगी, हमें एक फ्लाइंग टेस्ट बेड भी चाहिए होगा। और अगर हम इनके प्रपोजल को कंपेयर करें तो रोल्स रॉयस ने ऑलरेडी अपना जो फ्लाइंग टेस्ट बेड है वो ऑफर किया है, जबकि सैफरान भी अपने जो राफेल फाइटर्स हैं, या राफेल फाइटर जो इनका फ्लाइंग टेस्ट बेड है, उसको लेकर आने का विचार कर रहे हैं। तो भारत के लिए आगे का रास्ता सुगम हो जाएगा, इसकी पूरी उम्मीद है। इसके पहले जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें कहा गया था कि 2025 के अंत तक जो डिसीजन है वो ले लिया जाएगा कि इंजन में किसके साथ हम आगे चल के काम करेंगे। और अगर सैफरान को विजेता घोषित कर दिया जाता है तो फिर 2026 में आगे की जो कार्य प्रणाली है, जहाँ पर इनका निर्माण कैसे किया जाना है, कहाँ किया जाना है, क्या क्या उपकरण लगेंगे, उन सभी चीज़ों का डिस्कशन शुरू किया जाएगा। और उसके बाद 2027 से जो फुल स्केल वर्क है वो शुरू हो जाएगा। और 2030 में ऐसा कहा जाता है कि पहला कोर इंजन विकसित हो जाएगा और 2034 तक सभी क्रूशल टेस्ट जो है ये पूरे कर लिए जाएंगे और 2035 में इंजन मैन्युफैक्चरिंग को जो क्लियरेंस है ये मिल जाएगी। 2035 वही समय होगा जब तेजस मार्क 2 उचित संख्या में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर चुके होंगे और एम का मार्क 1 भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर रहे होंगे, जबकि एम का मार्क 2 का डेवलपमेंट अपने फाइनल स्टेजेस में पहुंच चुका होगा। तो ये एक गुड न्यूज़ है जो हमें इस सेक्टर में देखने को मिली है। हाल ही में हम सबने एक वीडियो बनाई थी, आप सबने देखा था, जहां पर हमने भारत के एक पॉसिबल लॉन्ग रेंज बॉम्बर पर बात करी थी। और उस दौरान इकोनॉमिक्स टाइम का एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि उनको सोर्सेस की तरफ से पता चला है कि भारत ने ऑलरेडी एक ऐसे बॉम्बर पर काम शुरू कर दिया गया है जो कि TU-160 और B-21 रेडर के डिज़ाइन का फ्यूज़न होगा और 12,000 किलोमीटर की स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ देखने को मिलने वाला है। लेकिन उस वीडियो में भले ही हमने इस आर्टिकल के हवाले से बात करी थी, लेकिन हमने आपसे कहा था कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ को लेकर आएगा
और भारत किस प्रकार आगे बढ़ता है ये भी देखने लायक होगा। और ये रिपोर्ट एक तरीके से शॉकिंग थी, क्योंकि अभी भी इसके पहले इस प्रकार का डिस्कशन हमें सुनने को नहीं मिला था। हालांकि हमने उस पर बढ़ चढ़ के आपको बताया था कि क्या क्या कैपेबिलिटीज देखने को मिल सकती हैं। वहाँ पर गलती हमारी भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर जो जो चीज़ें प्रपोज करी गई थी आर्टिकल के हिसाब से हमने वो इन्फॉर्मेशन आप तक डिलीवर करी। लेकिन आज रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस पर एक बड़ी टिप्पणी करी गई है। रक्षा मंत्रालय ने फिलहाल ऐसा कहा है कि भारत फिलहाल तो इस प्रकार के किसी प्रोग्राम पर काम नहीं कर रहा है और भारत का ऐसा कोई प्लान भी नहीं है कि भारत 12,000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाला जो एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है ये बनाए। और ये क्लैरिफिकेशन इकोनॉमिक्स टाइम के आर्टिकल के हवाले से दिया गया है। आपको बता दें कि इस प्रकार के बॉम्बर को विकसित करने के लिए हमें पहले ही संदेह था कि क्या हम रेडी हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि इस प्रकार के जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिशन है, क्या भारत को उसकी रिक्वायरमेंट होने वाली है। निसंदेह एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि मैरीटाइम डोमेन में जब कोई घुसपैठ होती है तो एक वॉरशिप को वहां तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है और भारत का जो मैरीटाइम डोमेन है वो काफ़ी बड़ा भी है। तो ऐसे में बॉम्बर एयरक्राफ्ट इस कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन 12,000 किलोमीटर की स्ट्राइक क्षमता फिलहाल भारत के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि भारत का कोई भी दुश्मन इतनी दूरी पर तो नहीं है। और यहाँ पर हो सकता है कि मेरे बयान कंट्रोवर्शियल हों, लेकिन हाँ, भारत को ये भी हम नहीं कह सकते पूरी तरीके से कि बॉम्बर की ज़रूरत नहीं है। भारत को अपनी रिक्वायरमेंट देखनी चाहिए, और अगर हम सीरियसली किसी ऐसे प्रोग्राम पर काम कर भी रहे हैं जिसको शायद छिपाया जा रहा हो, तब भी हमें इतना बड़ा बॉम्बर तो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच तो हमें घातक वाली लगी थी, जहाँ पर घातक को लेकर ये कहा गया था कि घातक का स्केल अप वेरिएंट तैयार किया जाएगा जो कि मैसिव पेलोड कैरिंग कैपेसिटी के साथ में आएगा। अब घातक प्रोग्राम को लेकर अगर ये कहा जाता तो एक बार हम बात थोड़ा ज़्यादा अच्छे से मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ सामने रखी गई थी उसने ही डाउट पैदा कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर जो डिज़ाइन है, जो इंजन है, वो सब कुछ रूस से आने की बात हुई थी। और हमने उस वीडियो में कहा भी था कि रशिया भारत की मदद करने के लिए हो सकता है तैयार हो गया हो, क्योंकि उस वीडियो में कहा गया था या उस रिपोर्ट में कहा गया था कि 12,000 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज, और इसमें जो रशिया का TU-160 है और B-2 स्प्रिट है अमेरिका का, इसके डिज़ाइन का फ्यूज़न देखने को मिलेगा और ये एक फ्लाइंग विंग डिज़ाइन पर बेस्ड हो सकता है। और ये अपने आप में थोड़ा कह सकते हैं बहुत ही अविश्वसनीय सी रिपोर्ट लगी थी। लेकिन अब डिफेंस एनालिस्ट ये बिलीव करते हैं कि भारत अगर ऐसा किसी प्लेटफॉर्म को विकसित कर भी रहा होगा तो वो इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन वो इतना बड़ा तो होगा कि भारत की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। खैर, जो कुछ भी हो, फिलहाल अगर हम मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के स्टेटमेंट की बात माने तो हम ऐसे किसी प्रोग्राम पर फिलहाल एक्टिवली वर्क नहीं कर रहे हैं। भविष्य का नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में हमें क्या देखने को मिले, क्योंकि जैसे DRDO की हरकतें हैं, जैसे आडा काम कर रहा है, अगर कोई बड़ा सरप्राइज मिल भी जाता है तो उसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। और ट्विटर की बात करें तो ट्विटर पर इसको लेकर कुछ रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि आमतौर पर इस प्रकार के जो प्रोग्राम है इनको क्लासिफाइड रखा जाता है और शुरुआत में जो देश इनको बना रहा होता है वो काफ़ी नकारता है इनको लेकर के, लेकिन प्रैक्टिकली जब ये बन के तैयार हो जाते हैं तो इनको अनवील कर दिया जाता है। अब हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि भारत बना रहा है या नहीं बना रहा है, लेकिन इस पहलू को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भारत वाकई किसी ऐसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर पर काम कर रहा होगा? अगर आपका भी जवाब हाँ में है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और क्या आप वाकई मानते हैं कि इतने बड़े बॉम्बर की ज़रूरत भारत को है? ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।